हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में। तो चलिए नीट रिवीजन सीरीज के अंदर पढ़ते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। तो देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में हमें क्या कहती है यहाँ पे। चलिए तो अब मिनरल न्यूट्रिशंस के बारे में बात करते हैं। हमें मालूम है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सोइल होनी चाहिए, वहाँ पे वाटर होना चाहिए और साथ में क्या मिलना चाहिए, मिनरल्स मिलने चाहिए। तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1860 के अंदर जूलियस वॉन सर्च, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम डेमोस्ट्रेट किया कि हम प्लांट्स को, है ना, हम क्या कहते हैं, विदाउट सोइल भी हम डेवलप कर सकते हैं, है ना। अगर उसको कंप्लीट, अगर न्यूट्रिशन का सॉल्यूशन दिया जाए किसके बिना, सोइल के बिना, क्योंकि सोइल से ही हमें क्या मिलता है, प्लांट को न्यूट्रिशन मिलते हैं हमारा, तो उसके बिना भी हम उसको डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे इस टेक्निक को उन्होंने क्या कहा, द टेक्निक इज ग्रोविंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस के अंदर बात की, उसको हमने क्या बोला, हाइड्रोपोनिक्स नाम दिया गया है यहाँ पे। थ्रू हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा इम्पैक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक मिनरल्स कैन बी स्टडीज बाय एडिंग, सबस्ट्रेटिंग और रिमूविंग दैट मिनरल्स। तो यहाँ पे ये टेक्निक क्या हुआ, एक तो हमने सोइल के बिना हमने प्लांट को तो उगाया हमने, बट हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, प्लांट्स को क्या हो गया, एक वाटर में भरा हमने रखा और उसमें क्या मिनरल्स उसके अंदर डालते चले गए हमने। तो हमने मिनरल्स को रिमूव करके या उसमें ऐड करके हमने उस प्लांट्स पे उस मिनरल्स का क्या रोल होगा, ये भी हमें क्या मिला, आइडिया लगने लगा इसके अंदर कि किस मिनरल्स की वजह से प्लांट में उसका अगर ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा और उसको हटा देंगे तो प्लांट पे उसका क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हमारा इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स के द्वारा हमें मालूम होने लगा। बाय दिस मेथड सो एसेंशियल एलिमेंट वर आइडेंटिफाइड एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कवर्ड। तो यहाँ पे इसके द्वारा क्या हुआ, हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा हमने प्लांट्स के लिए कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और उनकी कमी से क्या बीमारी हो सकती है, क्या डिजीज हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स हमें उसके द्वारा हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा पता लगने लगे। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, सीडलेस कुकम्बर और लेट्यूस के अंदर हम देख सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का आज बहुत अच्छे कमर्शियल लेवल्स पे हमारा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है कि जहाँ पे इस तरीके की सोइल नहीं है जो उन प्लांट्स के लिए सूटेबल हो, वहाँ पे हम हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के द्वारा कुछ बहुत अच्छे प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे टोमेटो की एनसीईआरटी ने दिया हमारा, टोमेटो, सीडलेस कुकम्बर और लेट्यूस को यहाँ पे ग्रो करके देखा गया है यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए यहाँ पे। तो ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, तो एक यहाँ पे फनल दिया हुआ है जो कि एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट को इस फनल के द्वारा इसके अंदर दिए गए, प्लांट को ग्रो किया है, उसको रोका गया है वहाँ पे किसी एक शीट के द्वारा वहाँ पे, और यहाँ पे एरिएटिंग ट्यूब दिया हुआ है जहाँ पे हम उसको कंटिन्यूस क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह क्या करते हैं, हमारा कंटिन्यूस जो एयर है उसको सप्लाई करते रहते हैं, और नीचे जो वाटर है, वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस को हमने मिला के दिया हुआ है। हम देखते हैं कि प्लांट एज यूजुअल जैसे सोइल में ग्रो करता है ऐसे ही यहाँ पे ग्रो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस टेक्निक को समझाया भी गया है किस तरीके से यहाँ पे एक लार्ज कमर्शियल लेवल पे दिया जाता है। यहाँ पे वाटर की सप्लाई दी जा रही है, देख लिया, न्यूट्रिएंट का एक टैंक दिया हुआ है, इसमें मिनरल्स वगैरह जो भी एसेंशियल है वो दिए हुए हैं, ये वाटर की सप्लाई होती है इसके अंदर, उन पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है, देखिए आप सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे वाटर की सप्लाई होती रहती है, साथ में इनको रूट के द्वारा क्या होता है, एसेंशियल मिनरल्स वगैरह मिलते रहते हैं और प्लांट इजीली ग्रो करता रहता है। तो ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स को यूज किया गया है हमारा। आज के टाइम पे एयरपोनिक्स भी एक टेक्निक है, उसको भी यूज किया जाता है। तो इजराइल जैसे देश जो होते हैं ना, जहाँ पे आज लैंड नहीं है, चार ढंग से अच्छी लैंड नहीं है, वहाँ पे चारों तरफ समुद्री पानी है, तो वहाँ पे आज इस टेक्निक का, जहाँ पे आज हम कुवैत जो की बात करें हमारा, या सऊदी अरेबिया देश के बारे में बात करें, तो वो भी इस टेक्निक के द्वारा आज अपने यहाँ पे, है ना, बहुत अच्छी फसल्स को ग्रो कर पा रहे हैं इसी टेक्निक के द्वारा। आगे हम बात करते हैं हमारा एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं हमारा। सो प्लांट ऑब्टेन देयर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहाँ से करते हैं, एयर से लेंगे, वाटर से लेंगे, सोइल से लेंगे। इसके अलावा प्लांट एब्जॉर्ब वाइड वैरायटी ऑफ द मिनरल एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रूट के द्वारा क्या करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं नॉट ऑल द मिनरल एनिमल्स
दैट दे एब्जॉर्ब आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। तो सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमारा, जो उनके द्वारा एब्जॉर्ब उन्होंने किया गया हमारा। बट आउट ऑफ, अगर हम हमारे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करें तो 105 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, ऐसे डिस्कवर किए हैं जिसमें से लेस देन 21 आर एसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर द नॉर्मल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो प्लांट्स के अंदर जब हम उसकी ऑटोप्सी बात करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं, तो प्लांट के अंदर हमारे पीरियोडिक टेबल के लगभग 105 एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट थे। हालांकि उनकी जरूरत है या नहीं अलग बात है, पर अगर इनमें भी बात करते हैं तो 21 ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स या बेनिफिशियल एलिमेंट्स को देखा गया है जो प्लांट की ग्रोथ के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर भी देखे गए। तो कुछ रेयर एलिमेंट्स की वजह से गोल्ड की बात करें, सेलेनियम की बात करें, स्ट्रोंटियम की बात करें, तो ये भी हमारे जो बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में मिलते हैं हमारे, ये भी प्लांट्स के अंदर क्या हो गए उनके केमिकल कंपोजिशंस में देखने को मिले। तो ये सब चीजें क्या होती है कि प्लांट जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, जिस सोइल में ग्रो करता है, वो उसी तरह के एलिमेंट्स को क्या करता है हमारा एब्जॉर्ब भी करता रहता है। यहाँ पे अब क्राइटेरिया फॉर द एसेंशियलिटी के बारे में करते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे जो कौन से ऐसे जो एसेंशियलिटी को पूरा करने वाले, क्या क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं मिनरल्स के लिए जो कि प्लांट्स के लिए एसेंशियल होते हैं हमारे। तो पहली बात करते हैं इसमें, द एलिमेंट मस्ट बी एब्जॉर्ब, है ना, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, उसके नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस के लिए क्या होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। और अगर इस एलिमेंट्स की कमी होगी है तो उसके बिना वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, सीड नहीं बना पाएगा हमारा। दूसरी रिक्वायरमेंट बात करते हैं हमारा कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है हमारी, स्पेसिफिक होती है हमारी, है ना, और नॉट रिप्लेस बाय द अनदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट की कमी को दूसरा एलिमेंट के द्वारा कमी नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी कमी उसी के द्वारा फुलफिल की जानी चाहिए हमारी। और तीसरी बात होती है कि जो एलिमेंट है वो उसकी मेटाबॉलिज्म को इन्वॉल्वमेंट करता हो हमारा। तो ये 3 एसेंशियल क्राइटेरिया होते हैं जो प्लांट के लिए जरूरी होते हैं हमारे। तो जो इन चीजों को तीनों का क्राइटेरिया को पूरा करता है वही एसेंशियल एलिमेंट कहलाएगा प्लांट के लिए बात करते हैं। सो वेरी फ्यू मिनरल्स होते हैं जो कि इस एसेंशियलिटी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसी एसेंशियलिटी के आधार पर उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, अमाउंट कितनी होती है, इसी आधार पर उनको 2 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट करते हैं, दूसरा करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में हम उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं हमारे। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इन ए लार्ज अमाउंट के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। कितनी हमारी 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट्स, है ना। इससे अगर उसकी इनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें हमारा तो कार्बन, हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में प्लांट को रिक्वायरमेंट होते हैं हमारा। ऑफ दीज, इनमें से बात करें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं मेनली किससे ऑब्टेन हो जाएंगे, CO2 और वाटर से ऑब्टेन हो जाएंगे। व्हाइल द अदर आर ऑब्जॉर्व क्या होते हैं, सोइल से, जो मिनरल्स के रूप में हमारे क्या होता है उनका ऑब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं, इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। आर नीडेड इन वेरी लेस अमाउंट्स में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। कितना होता है, 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई वेट से कम की रिक्वायरमेंट जिन एलिमेंट्स की होती है उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज इंक्लूड में क्या होता है, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकेल होते हैं। तो टोटल 8 जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं। सो टोटल हम बात करें तो 9 + 8 यानी 17 जो होते हैं एसेंशियलिटी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। टोटल 17 एलिमेंट्स हैं जो हमारे एसेंशियलिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसमें से कहते हैं, इसके अलावा कुछ बात करते हैं जैसे सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स और होते हैं हमारे जिनको उनके उसमें जरूरत होती है, अगर मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उसके अंदर एसेंशियलिटी के अलावा। तो ये क्या होते हैं, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम, ऐसे तो 4 और मिला देते हैं तो हमारे 21 एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर हमारे होते हैं, जिसमें से आप याद रखिएगा सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम आपके जो क्या होते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं हमारे यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम्स के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है, इनके बारे में कई बार पूछा गया है। तो आप मैक्रोन्यूट्रिएंट के जो नंबर्स हैं हमारे 9 को याद रखिएगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट के नंबर ऑफ 8 जो है हमारे उनको याद कीजिएगा और बेनिफिशियल हमारे 4 हैं उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें से भी अगर आप बात करते हैं जो आयरन होता है, आयरन में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी आयरन की बात करें तो इन सब में से आयरन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है
है यहाँ पे। तो कभी कभी जब एक ऑप्शन दिए जाते हैं ना, आपको याद रखिएगा मैक्रो न्यूट्रिएंट में कभी कभी आयरन भी ऐड कर दिया जाता है। तो आपको जो क्वेश्चंस का जो वहां पे दिया जाता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आयरन जो है हमारा मैक्रो और माइक्रो के बीच में आता है यहाँ पे। सो दीज आर रिक्वायर्ड बाय द हायर प्लांट्स के द्वारा रिक्वायरमेंट है कौन से, बेनिफिशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में, क्या होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्स फंक्शंस के बारे में बात करें। एसेंशियल एलिमेंट्स कैन आल्सो बी ग्रुप्ड इनटू द 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर। तो हमने उसको उनके फंक्शनल्स के आधार पर उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया हमारा। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल, जो कि प्लांट्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट्स एज ए कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के रूप में बनाने में काम करते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये 4 तो हमारे बेसिक होते हैं, हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में काम करते हैं। कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, जो कि उसमें एनर्जी बायोमोलिकल एनर्जी फॉर्मेशन के रूप में काम करते हैं, जैसे कि एटीपी का फॉर्मेशन में काम करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल के अंदर, और फॉस्फोरस होता है जो हमारा एटीपी के फॉर्मेशन में हमारा क्या होता है, एनर्जी जनरेट करने में मदद करवाता है। एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट द एंजाइम, ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होता है, एक्टिवेट या इनहिबिट करने का काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम +2 की बात करें, इस एक्टिवेटर होता है किसके लिए, राइबोलोज के लिए हमारा। तो रिबुलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेज। तो राइबोलोज होता है हमारा, इसके बाद रूबिस्कोस। थर्ड हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट फॉर एक्टिवेट और इनहिबिट द एंजाइम्स के लिए। तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे एंजाइम्स को एक्टिवेट या इनहिबिट करने का काम करते हैं। एग्जांपल के रूप में बात करें मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर होता है किसके लिए, रूबिस्को के लिए। रूबिस्को का पूरा नाम क्या है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। इसके अलावा फोस्फोइनोल पाइरुवेट की बात करें, कार्बोक्सिलेज के बारे में, तो इन दोनों के लिए क्या होता है, मैग्नीशियम आयन बहुत जरूरी होता है एक्टिवेशन के लिए। बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम्स, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन के फिक्सेशंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं हमारा। तो मैग्नीशियम यहाँ पे काम आता है हमारा। ऐसे जिंक्स की बात करें हमारा, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है, उसके क्या होते हैं, एक्टिवेशन के लिए जरूरी होता है हमारा। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम देख सकते हैं। मोबिडिनम की बात करें तो नाइट्रोजिनेज के रूप में काम आता है, जो हमारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हमारा काम करता है हमारा। तो ये कुछ एंजाइम होते हैं मैग्नीशियम में, मैग्नीज, मोबिडिनम आपको एक एंजाइम्स के एक्टिवेशन के रूप में काम आते हैं, इनहिबिटर्स के रूप में काम आते हैं। कुछ बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स विच अल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बनाए रखने का काम, तो उसके टर्जिडिटी को मेंटेन करने में काम करते हैं हमारा। इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड्स और पोटेशियम आयंस होते हैं जो कि ऑस्मोलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। हमने पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, स्टोमेटा के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए, वहां पे टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए बात करते हैं। तो हमने पोटेशियम मैलेट थ्योरी के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे, जो क्या करते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में काम करती हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से कुछ एसेंशियलिटी हमारा, उनके हिसाब से, उनके फंक्शंस के हिसाब से हमने उसको क्राइटेरिया को क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया गया है हमारे यहाँ पे। तो देखते हैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, है ना। फर्स्ट बात करते हैं हमारा नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन क्या हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट के अंदर देखने को मिलता है। नाइट्रोजन क्या होती है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, बट डायरेक्टली प्लांट इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इट इज एब्जॉर्ब मेनली इन NO3 के रूप में हमारा काम करता है, नाइट्रेट के रूप में करते हैं सम। इसके अलावा नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में भी इसका एब्जॉर्प्शन हमें देखने, NO2 और NH4+ के रूप में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय द ऑल प्लांट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं हमारा, जो डेवलपिंग टिश्यूज होते हैं, जो कि एपिकल रीजन पे देखने को मिलेंगे, रूट और शूट पे, है ना, जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं हमारा। नए नए प्रोटीन्स को फॉर्मेशन करने में इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी। तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की हमारी। इट इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोटीन के रूप में, न्यूक्लिक एसिड के रूप में, विटामिन और हार्मोन्स के रूप में। तो न्यू सेल्स को फॉर्मेशन के लिए, नाइट्रोजन के लिए इन कंपोनेंट्स की बनाने की जरूरत होती है हमारी। दूसरा होता है हमारा फॉस्फोरस के बारे में बात करें, इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सोइल इन फॉर्म ऑफ किसके रूप में, फॉस्फेट आयन के रूप में होता है, H2PO4- या HPO4
-2 के रूप में इनकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। फॉस्फोरस ये कॉन्स्टिट्यूट्स किसका होता है हमारा, सेल मेम्ब्रेन के रूप में फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, हमें मालूम है ना। सर्टेन प्रोटीन्स के रूप में हमारा होता है, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारा। ऑल आर रिक्वायर्ड इन फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस के अंदर हमें जरूरत होती है। एटीपी के फॉर्मेशन होते हैं हमारे फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में, इनकी रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलते हैं हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम्स के बारे में बात करते हैं। पोटेशियम इज एब्जॉर्ब इन K+ के फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इट इज रिक्वायर्ड इन मोर अबेंडेंट क्वांटिटी के अंदर में रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर, बर्ड्स के अंदर, लीव्स के अंदर और रूट टिप्स में हमें इसकी रिक्वायरमेंट। पोटेशियम क्या काम करता है हमारा, मेंटेनिंग द एनाइन कैटाइन बैलेंस बनाए रखने का काम करते हैं। सो इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस में रूप में काम करेगा हमारा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के रूप में काम करेगा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में काम करेगा एंड मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स को मेंटेन करने में मदद करता है। तो पोटेशियम बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के रूप में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में, कैल्शियम्स के बारे में हमारा। तो कैल्शियम्स के बारे में आते हैं, कैल्शियम भी अगेन इंपॉर्टेंट होता है बड़ा। तो प्लांट एब्जॉर्ब कैल्शियम इन फॉर्म ऑफ द किसमें, कैल्शियम आयंस, Ca+2 के फॉर्म में इसका रिक्वायरमेंट हमें जरूरत होती है, एब्जॉर्प्शन हमें उसका प्लांट के द्वारा होता है हमारा। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन लास्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज के अंदर हमें देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर हमारा। सो डेवलपिंग टिश्यूज होंगे, मेरिस्टेमेटिक होंगे हमारा, वहां पे इसको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्या होता है, इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल के फॉर्मेशन में काम करेगा, पर्टिकुलरली एज कैल्शियम पैक्टेट के रूप में। तो कैल्शियम पैक्टेट क्या होता है, मिडिल लेमिना के फॉर्मेशन में हमें देखने को मिलता है हमारा। इट इज आल्सो नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल्स के फॉर्मेशंस में भी कैल्शियम्स की बहुत जो सेल डिवीजन के दौरान हमें देखने को मिलती है। इट एक्युमुलेटेड इन द ओल्डर लीव्स के अंदर इसकी अमाउंट ज्यादा देखने को मिलती है यहाँ पे। इट इज इन्वॉल्व इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के लिए इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के बारे में बात करें। इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ बाइवेलेंट मैग्नीशियम+2 के फॉर्म में इसका रिक्वायरमेंट एब्जॉर्प्शन होता है हमारा। इट इज एक्टिवेटर्स होते हैं, है ना, एंजाइम्स ऑफ रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो बहुत सारे एंजाइम्स के एक्टिवेशन के रूप में हमें देखने को मिलता है हमारा मैग्नीशियम के अंदर। जैसे रूबिस्को की बात करते हुए पायरुवेट फॉस्फेट के रूप में देखा था हमारा। इट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में जरूरत होती है हमारी। मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल्स के रिंग स्ट्रक्चर्स में से बना होता है हमारा, उसकी स्ट्रक्चर बनाता है हमारा। हेल्प इन मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स की जो लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट होते हैं उनको जोड़ने में भी मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है आपको, है ना, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फर के बारे में बात करते हैं। सल्फर इज प्लांट डॉक्टर सल्फर इन किसके रूप में, सल्फेट के रूप में इसको एब्जॉर्प्शन होता है SO4-2 के फॉर्म में इसके रिक्वायरमेंट हमें देखने में। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कई बार एग्जाम पूछा है सिस्टीनिन और मिथियोनिन के अंदर, तो कई बार एग्जाम पूछा है किसके अंदर सल्फर की अमाउंट किसके अंदर जाता है, कौन से अमीनो एसिड के अंदर, तो सिस्टीन और मिथियोनिन के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स के रूप में हमें ये काम करता है सल्फर हमारा। यहाँ पे विटामिन के रूप में काम करता है हमारा, जैसे थायामीन, बायोटीन और कोएंजाइम ए के यहाँ पे कोएंजाइम्स के रूप में भी इसका रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलता है। तो सल्फर इज अगेन इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है हमारा, और फेरोडॉक्सिन्स के रूप में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन के बारे में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में यहाँ आयरन आता है, पर आयरन को क्या होता है हम मिडिल मेन के रूप में भी प्लांट ऑब्टेन आयरन इन फॉर्म ऑफ फेरिक आयन Fe+3 के फॉर्म में करते हैं हमारा। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट से थोड़ी ज्यादा अमाउंट के रूप में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूं, तो यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा आपका। इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ किसका, प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक फेरोडॉक्सिन है। साइटोक्रोम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ETS के अंदर, उसके अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। सल्फर के साथ साथ आयरन भी वहां पे रिक्वायरमेंट होता है हमारा। इट इज रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज फॉर्म Fe+2 से Fe+3 ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये रिएक्शन दिखाते हैं हमारा। इट एक्टिवेट्स क्या करता है हमारा, कैटेलाइज द एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयंस के रूप में, मैग्नीशियम Mn+2 के फॉर्म में जरूरत है। इट एक्टिवेट द मेनी एंजाइम इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम्स होते हैं उनके एक्टिवेशंस के लिए इसकी मैग्नीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है। इट इज रिक्वायर्ड इन स्प्लिटिंग द वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस
के अंदर एक एक्शन होती है हमारी, इसमें फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर कहते हैं उसके अंदर में। तो मैग्नीज के अलावा मैग्नीशियम और क्लोरीन भी आयन होते हैं जो कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में काम आते हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं जिंक के बारे में बात करते हैं। सो प्लांट ऑब्टेन जिंक एज Zn+2 आयंस के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे प्लांट के दौरान। जिंक जो होता है एक्टिवेट होता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम का एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। नीड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर हमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन उसके फॉर्मेशन के लिए हमारा जरूरत होती है इसके अंदर जो है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर के बारे में बताएं। कॉपर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इन क्यूप्रिक आयंस के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इट इज एसोसिएटेड होता है सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। इट इज रिवर्सली ऑक्सीडाइज करता है Cu+2 के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा Cu+ और Cu+2 में हमें देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं बोरॉन। बोरॉन इज एब्जॉर्ब एज BO3 है ना -3 और B4O7 -2 इनके रूप में हमें देखने का एब्जॉर्प्शन देखना। बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम्स। तो बोरॉन क्या होता है हमारा, कैल्शियम के यूटिलाइजेशन अपटेक के लिए बोरॉन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है हमारा। अगर ये नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। एज वेल एज मेम्ब्रेन फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। पोलन जर्मिनेशन के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है बोरॉन के लिए हमारा। सेल इलोंगेशन के लिए, सेल डिफरेंशिएशन के लिए एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशंस के लिए भी इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी बोरॉन की हमारा। नेक्स्ट मतलब मोलिब्डेनम की बात करते हैं। तो प्लांट ऑब्टेन इन फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयंस के रूप में MOO2+2 के रूप में इसकी एब्जॉर्प्शन होता है हमारा। इट इज कंपोनेंट ऑफ किसका, नाइट्रोजिनस एंड नाइट्रेट रिएक्टेज बोथ ऑफ विच प्रेसिपिटेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर रिक्वायरमेंट होता है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन जो होती है लेग्यूमिनस प्लांट में, वहां पे इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है, पढ़ेंगे बाद में इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीन के बारे में। इट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एनाइंस के रूप में होती है, Cl- के रूप में होती है। सोडियम प्लस और पोटेशियम आयंस एंड क्लोरीन तीनों इंपॉर्टेंट है हमारा। हेल्प इन डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशंस एंड द एनाइन कैटाइन बैलेंस इन द सेल्स के रूप में इसका रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, क्लोरीन का हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इट इज एसेंशियल फॉर अगेन वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है ना। रिएक्शंस दैट लीड टू द ऑक्सीजन रिवोल्यूशंस के लिए यहाँ पे जरूरत है। तो मैग्नीज, मैग्नीशियम और क्लोरीन तीनों होते हैं जो वाटर स्प्लिटिंग में हमारे यहाँ पे मदद करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी प्लांट्स को कमी हो जाएगी तो हमें क्या उसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कैसे हम प्लांट्स के अंदर डिजीज कंडीशंस को मालूम कर सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ सिम्टम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्रिटिकल कंसंट्रेशंस की बात करते हैं तो प्लांट को किसी भी एलिमेंट्स की क्या होती है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जब उस अमाउंट में से उसकी जब उसकी कमी हो जाएगी उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं हमारा। द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, उसकी प्लांट की ग्रोथ को क्या होगा, प्रभावित करता हो तो उन्हें क्या बोला, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहलाती है हमारा। द एलिमेंट इज सेड टू बी डिफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। जब क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे चला जाएगा तो उसको क्या, उसकी डिफिशिएंट यानी उसकी कमी कहलाती है हमारा। तब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ द सर्टेन एलिमेंट्स डेफिशिएंसीज और कॉल्ड द डेफिशिएंसी। तो इनकी कमी की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स हम उनको बोलते हैं। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, डिसअपीयर्स हो जाएंगे कब, जब उसमें डिफिशिएंट मिनरल्स को हमने उसकी पूर्ति दे दी तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो क्या होंगे, वो सिम्टम्स भी हमारे डिसअपीयर्स हो जाते हैं हमारे। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यूज के अंदर देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ रीमोबिलाइजेशन एलिमेंट ऑफ यंगर प्लांट टू द ओल्डर प्लांट। तो क्या होता है, सबसे पहले कहाँ देखने मिलते हैं, ओल्डर प्लांट में देखने को मिलते हैं। क्या होता है, यंगर प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है तो क्या होता है, जो उसके पुराने प्लांट जो प्लांट होते हैं या उसके सेनिसेंट होने वाले प्लांट्स होते हैं जो टूटने के गिरने वाले, वो क्या करते हैं, अपने आयंस को क्या करते हैं, रीमोबिलाइज करते हैं और यंगर प्लांट्स को पहले देते हैं। तो सबसे पहले कमी कहाँ देखने मिलती है, ओल्डर प्लांट्स में हमें देखने को मिलती है हमारा। फॉर एग्जाम्पल डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ बात करें, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम की बात करें हमारा, है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन सेनिसेंट लीफ, जो झड़ने वाले प्लांट है, टूटने वाले प्लांट्स है हमारे, है ना, उसके अंदर देखने को मिलते हैं। इन ओल्डर लीव्स के अंदर देखने को मिलती है। द बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग दिस एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन, टूट जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स एंड मेकिंग दिस अवेलेबल
किसके लिए होते हैं, मोबिलाइज टू यंगर लीव्स के लिए हमें देखने को मिल जाएंगे। व्हेन दिस एलिमेंट आर रिलेटिवली इमोबाइल्स, अगर ये इमोबाइल है, अगर मूव नहीं कर सकते हैं, द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, देन दे आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन। अगर ये नॉट इमोबिलाइज होंगे तो ये नए पार्ट को नहीं देखने को मिलेंगे, तब उनकी कमी यंग्स में हमें देखने को मिलेंगे। इन दिस कंडीशन द डेफिशिएंट सिम्टम्स टेंड टू अपीयर, कहाँ देखने को मिलेगी, यंग टिश्यूज के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। एलिमेंट लाइक सल्फर एंड कैल्शियम्स आर द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के रूप में देखना, हैंस दे आर नॉट इजीली रिलीज नहीं होते। कौन से, हमारे सल्फर और कैल्शियम, तो इनकी कमी हमें कहाँ देखने को, यंगर पार्ट्स में देखने को मिलेगी हमारे देखें। तो याद रखिएगा एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनकी फर्स्ट डेफिशिएंसी कहाँ देखने मिलती है, हमारी ओल्डर टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है ना, यानी सेनिसेंट पार्ट में देखने। इसके अलावा जो कैल्शियम्स की बात करें या सल्फर की बात करें तो ये हमें सबसे पहले कहाँ देखने को मिलती है, हमारे यंगर प्लांट्स के में, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, इमोबिलाइज्ड होते हैं, इनका मोबिलिटी नहीं देखने को मिलती है यहाँ पे। The aspect of the mineral nutrition of the plants of a greater significance and importance to the agriculture and horticulture as farmer cannot delay the supply of the structural elements in the case of deficiency of this element soil, otherwise growth will be affected। तो इन सब के अंदर जो हॉर्टिकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर में हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे इनकी इन सिम्टम्स का जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, और जब डेफिशिएंसी होती है तो उनके हमें सप्लाई देना जरूरी होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखा होगा, हमारे खेतों में हम क्या होता है, एनपीके के रूप में हम क्या होता है, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा एनपीके हम डालते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो कुछ डेफिशिएंसी की वजह से कुछ कैरेक्टर सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं हमारा, जैसे कि क्लोरोसिस हमारा, सो लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का लॉस होना, तो लीडिंग क्या का हमारा, येलोविंग ऑफ द लीव, पत्तियां कैसे हो जाएंगी, हमारी पीली पड़ जाएंगी। ये किसकी वजह से होती है, हमारी डेफिशिएंसी किसको बताते हैं, हमारा नाइट्रोजन की कमी बताएंगे, पोटेशियम की बताएंगे, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मोबिडिनम की कमी की हमें देखने को मिलता है, और हमें फिर इनकी मालूम करना पड़ता है इनके बारे में। जैसे कि नेक्रोसिस, नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ द टिश्यू कहलाती है हमारी, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यूज की बात करते हैं। जैसे ड्यू टू डेफिशिएंसी क्या होता है, हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी की वजह से क्या होता है, हमारे नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता है हमारा। लेक और द लो लेवल ऑफ सोडियम की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, पोटेशियम की बात करें, सल्फर की बात करें, मोबिडियम की बात करें, तो ये क्या होता है, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन को क्या करते हैं, रोक देते हैं हमारा। यहाँ पे तो स्टंटेड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। सम एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन की बात करें, सल्फर की बात करें, मोबिडियम क्या करते हैं, डिले इन फ्लावरिंग करते हैं हमारा। इफ देयर कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट इज लो, हमें देखने क्रिटिकल लेवल से नो चले, तो ये सारे सिम्टम्स हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी एक एलिमेंट्स, एक से ज्यादा डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी शो करता है, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टॉक्सिसिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होती है, हमारी एक क्रिटिकल लेवल बनाए रखें, बैलेंस कंडीशन बनाई जाती है हमारे। तो कभी कभी अगर सोइल्स के अंदर किसी मिनरल्स का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है तो उसकी उस प्लांट में क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर वो उसके प्रकार से क्या होगा, एक प्रकार से वो जहर के रूप में काम करती है। तो वहाँ पे उसके एडवर्स इफेक्ट हमें देखने का, विपरीत प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट of the tissue by about 10% is considered the toxic। तो टॉक्सिक किसे कहेंगे, जो प्लांट के ड्राई वेट को 10% से कम कर देते हैं, तो ऐसे मिनरल्स क्या कहलाएंगे हमारे, उसके लिए प्लांट के लिए होते हैं टॉक्सिक्स कहलाते हैं हमारे, कहलाते हैं। टॉक्सिसिटी कंसंट्रेशन वेराइज फॉर डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डिफरेंट हमें लेवल उनका देखने को मिलता है। मेनी ऑफ द टाइम एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट्स में इनिबिट द अपटेक ऑफ द अनदर, किसी एक का क्या होगा, ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो गया तो वो क्या करेगा, वो कंप्लीट करता है दूसरे एलिमेंट के साथ, तो दूसरे को क्या करता है, वहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं करने देता है, वहाँ पे सोइल में प्रेजेंट है तो भी उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, अपीयर्स ऑफ द ब्राउन स्पॉट सराउंडिंग द क्लोरेटिक वेन्स, जो पर्पल कलर की उसमें वेन्स हमें दिखाई देती है, प्लांट्स के अंदर हमें दिखाई देती है, तो क्या होता है, ये क्लोरेटिक वेन्स हमें दिखाई देती है, तो ये मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से, मैग्नीज के ज्यादा एब्जॉर्प्शन की वजह से हमें देखने को मिलता है। और मैग्नीज क्या काम करता है, यहाँ पे मैग्नीज कंपोनेंट कंप्लीट करता है किसके साथ, आयरन और मैग्नीशियम के साथ क्या करता है, उसके अपटेक को क्या करता है, कंप्लीट करता है यहाँ पे। तो इनकी जगह क्या होता है, मैग्नीज इनको क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं होने देता है यहाँ पे आयरन और मैग्नीज को। मैग्नीज आल्सो कंप्लीट विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम्स के साथ भी यहाँ पे उसका कंपटीशन रहता है हमारा। मैग्नीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन द
शूट एपेक्स के अंदर क्या होता है, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशंस को भी क्या प्रभावित करता है हमारा। देयरफॉर एक्सेस ऑफ द मैग्नीज में इंड्यूस डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द, क्या करता है, आयरन और मैग्नीशियम और कैल्शियम के तीनों के क्या होते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स को भी क्या करता है हमारा यहाँ पे प्रभावित कर देता है हमारा। इवन दे प्रेजेंट इन द सोइल इन सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है, उसके बावजूद भी, तो ये कहलाती है मैग्नीज टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है। थस व्हाट अपीयर ए सिम्टम ऑफ द मैग्नीज टॉक्सिसिटी, मैं एक्चुअली विद डेफिशिएंट सिम्टम द आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम के हमें सिम्टम्स के रूप में हमें उसकी कमी दिखाई देने लगती है हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, कि किस प्रकार से प्लांट्स में एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। तो लास्ट टाइम हमने जब ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में पढ़ा था कि जाइलम के द्वारा ही वाटर और मिनरल दोनों का ही एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो एलिमेंट्स भी क्या होते हैं हमारे वाटर के साथ साथ क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन इनका देखने को मिलता है यहाँ पे। तो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है यहाँ पे दो मेन फेजेज यहाँ पे देखने को मिलती है हमारी। इन द फर्स्ट फेज की बात करते हैं, द इनिशियल फेज की बात करें तो रैपिड अपटेक ऑफ द आयंस देखने को मिलता है इनटू द फ्री स्पेसेस के अंदर और आउटर स्पेस ऑफ द सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये कौन सी मेथड के द्वारा होता है, एपोप्लास्ट मेथड के द्वारा हमें देखने को मिलता है हमारा। तो आउटर स्पेस होता है सेल का, वहां पे इनका एब्जॉर्प्शन हमारे इजीली यहाँ पे देखने को मिलता है। The passive movement of the ion into the apoplast is usually occurs through ion channels के द्वारा यहाँ पे ये चीज प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। The transmembrane जो प्रोटीन होती है वो, और जो इनको एब्जॉर्प्शंस में क्या करती है, मदद करती है यहाँ पे, एज ए सेलेक्टिव पोर्ट्स हमारे आयंस के लिए यहाँ पे फंक्शनिंग होती है यहाँ पे। इन द सेकेंड फेज की बात करते हैं, द आयंस आर टेकन इन स्लोली इनटू द इनर स्पेस में, उसको धीरे धीरे फिर अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको क्या जाता है सिम्प्लास्ट मेथड के द्वारा हमारा क्या था, प्रोटोप्लास्ट के द्वारा होगा, और यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा, खर्चा करना पड़ेगा। द एंट्री और एग्जिट ऑफ द आयन टू एंड फ्रॉम द सिम्प्लास्ट, दोनों के लिए, या तो उसमें से आने के लिए या निकलने के लिए, रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ द एंड ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। मेटाबॉलिक एनर्जी क्या है, यानी एटीपी के रूप में उसका खर्चा होता है, यानी ये प्रोसेस हमारी क्या होगी, एक एक्टिव प्रोसेस के रूप में काम करती है हमारा। तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि आयंस का एब्जॉर्प्शन एक प्रकार से क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस ही होता है, और एक्टिव प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे जो रूट्स होती है अपनी, जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर क्या करती है, हमारी ऑस्मोटिक पोटेंशियल्स को बनाए रखने का काम करती है, जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन वहां पे बना रहे कंटिन्यूअस हमारे। द मूवमेंट ऑफ द आयन इज यूजुअली क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है हमारा, यानी मूवमेंट आना जाना क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाता है। अगर सेल्स के अंदर इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनफ्लक्स कहते हैं। हमारा सेल से बाहर निकल रहा है तो उसे क्या कहना है, इफ्लक्स कहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में, यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्लांट्स कंप्लीट with microbes for the limited nitrogens that is available in the soil। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पर प्लांट के लिए वो यूजफुल नहीं होती, क्योंकि प्लांट इस फ्री नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या होता है, माइक्रोब्स यहाँ पे क्या करते हैं, जो अवेलेबल नाइट्रोजन होता है उसका क्या होता है, कंप्लीट करती है उनके साथ। यहाँ पे नाइट्रोजन इज ए लिमिटेड न्यूट्रिएंट फॉर द बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम्स के रूप में, एक लिमिटिंग फैक्टर के रूप में होती है। अबाउंडेंट नाइट्रोजन यानी 79% इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, बट प्लांट एब्जॉर्ब इट इन नाइट्रेट फॉर्म्स के रूप में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। बट सम आल्सो टेकन अप NO2 नाइट्राइट या अमोनियम आयंस के रूप में भी इसका एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इन नेचर की बात करते हैं, लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर। तो जो थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, वो भी क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स होती है ना, इसको NO2 और N2O में कन्वर्ट करने का भी काम करते हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियल कंबल्शंस की बात करें, हमारा फॉरेस्ट फायर की बात करें, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की बात करें, या पावर जनरेटिंग स्टेशंस की बात करें, आल्सो द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के भी सोर्स के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, है ना, जो फ्री है अमोनिया, जो नाइट्रोजन है एनवायरमेंट में, उसको अमोनिया के रूप में
ट्रांसफर कर देना यानी कन्वर्ट कर देना, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशंस कहते हैं हमारा। द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इज डन बाय द बायोलॉजिकल फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो अमोनिया, जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना, ये दो प्रोसेस के द्वारा होता है। एक तो होता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल फिक्सेशंस के द्वारा हमें देखने को मिलता है हमारा। Decomposition of the organic nitrogen of dead plants and animals into the ammonia is called the ammonification। जब plants क्या होता है, dead and decayed parts होते हैं उनके, जब वो क्या होते हैं हमारे मर जाते हैं हमारा, और उनका organic nitrogen में हमारा conversion होना, हमारा प्लांट्स पार्ट हो चाहे एनिमल पार्ट्स हो, अमोनिया में ट्रांसफर हो जाना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन से यहाँ पे देखने को मिलता है। सम ऑफ द अमोनिया वोलेटाइल, कुछ अमोनिया क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं, उड़ जाते हैं हमारा, एंड री एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर में दोबारा पहुंच जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड बाय नाइट्राइट बाय द सोइल बैक्टीरिया। बट अधिकतर क्या होता है, कुछ जो नाइट्रेट होते हैं उसमें सोइल बैक्टीरिया, उनके द्वारा इनका कन्वर्जन किया जाता है यहाँ पे। कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशंस कहलाता है हमारा। अमोनिया का नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है हमारा। जैसे कि दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो 2NO2 बनाते हैं, 2HN और 2H2 बनता है हमारा। फिर इस नाइट्राइट का ऑक्सीजन से क्या होता है, 2NO2 माइनस के हमारा फॉर्मेशन हमें देखना। तो ये दो प्रोसेस, दो स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हमारी होती है नाइट्रिफिकेशंस की हमारी देखने को मिलती है। किस प्रकार से होती है आगे फिर समझते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी ने हमें क्या दिया, एक नाइट्रोजन साइकिल के बाद दिया। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन देख लिए कि तो बायोलॉजिकल मींस के द्वारा होता है, एक इंडस्ट्रियल फिक्सेशन द्वारा, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन के द्वारा। तो तीन फिक्सेशन हमें देखने को मिलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। ये क्या होता है, अमोनियन आइंस के रूप में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। अमोनियन आइंस होते हैं नाइट्राइट के रूप में, फिर नाइट्राइट के रूप में, फिर नाइट्रेट के रूप में इसका कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है हमारा। अब जो नाइट्रेट होता है या तो इसका क्या होता है, अपटेक कर लेता है प्लांट के द्वारा, या फिर ये क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, फिर ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसको डीनाइट्रिफिकेशन हमें कहते हैं हमारा यहाँ पे। तो प्लांट ने अपटेक किया, प्लांट के अंदर उसने क्या, बायोमास को बढ़ाया, बायोमास को बढ़ाया, प्लांट को खाने वाले, ये बनाने वाले को, खाने वाले कौन है, एनिमल बना। तो एनिमल्स ने उसको इन्होंने खाया। जब दोनों डेड, कभी क्या होगा, इनका डेथ हो जाएगी इनके अंदर, तो क्या होगा, वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो वहाँ पे डिकेइंग बायोमास होगा। डिकेइंग बायोमास पे कुछ बैक्टीरियाज काम करते हैं और उसको वापस क्या करते हैं, इस अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन हम इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से एक नाइट्रोजन साइकिल हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है यहाँ पे। तो जो प्रोसेस हमने बात की नाइट्रिफिकेशन की, उसमें देखते हैं कि नाइट्रिफिकेशन इज कंप्लीटेड ना 2 स्टेप्स में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज होता है किसमें, इसमें नाइट्राइट के अंदर, बाय नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोबैक्टर बैक्टीरिया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोनों के बैक्टीरिया के नाम। क्या होता है, अमोनिया पहले नाइट्राइट में बदलता है हमारा, है ना, NO2 में बदलता है, किसके द्वारा, हमारा नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोसोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा इसका ट्रांजिशन होता है। सेकंड जो होता है, नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज इनटू द नाइट्रेट बाय द नाइट्रोबैक्टर, NO3- में बदल जाता है, जो कि एब्जॉर्बल फॉर्म होता है हमारा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो ये 2 स्टेप्स हैं हमारी, याद रखिएगा इनको, और एग्जाम में कई बार इनको पूछा जाता है यहाँ पे। दिस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, कीमो ऑटोट्रॉफिक नेचर्स के बैक्टीरिया हैं ये हमारे। The nitrate is absorbed by the plant and transported to the leaf। उसका absorption होता है और different plants leaves के parts में पहुंचा दिया जाता है हमारा। In leaves it reduced to form ammonia, वापस अमोनिया में बदल जाता है, and finally form the amine groups बनाते हैं यहाँ पे। और जो amine groups होते हैं वो amino acids के formation में useful हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन का। जो NO3 फॉर्म और हमारा नाइट्रेट फॉर्म था, इसका फ्री नाइट्रोजन में बदल जाना क्या कहलाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये भी कुछ बैक्टीरिया के द्वारा कहता है। सो नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सोइल इज आल्सो रिड्यूस्ड बाय द नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, इसको कन्वर्जन कहता है। इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो होते हैं सूडोमोनास और थायोबैसिलस बैक्टीरिया, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशंस के द्वारा, कि किस प्रकार से फ्री जो नाइट्रोजन है उनको अमोनिया में किस प्रकार से कन्वर्ट करता है, उसको बैक्टीरिया के द्वारा इसको इसलिए बोलते हैं, उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम इसको बोलते हैं। सो रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको बोलते हैं। द एंजाइम जो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है वो होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शंस। और
प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन द प्रोकैरियोट्स। और सबसे बड़ी बात है कि नाइट्रोजिनस एंजाइम जो होता है केवल और केवल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मैं आपको बता दूं प्रोकैरियोट्स के अंदर एक स्पेसिफिक जीन होती है निफ जीन। ये निफ जीन ही क्या होती है, किसी प्लांट्स के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजिनस एंजाइम्स को बनाने में क्या करती है, एक मदद करती है यहाँ पे। सो बायोलॉजिकल फिक्सेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, हमारी प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी होती है। सच माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सर या डाईएजोट्रॉफी भी बोलते हैं इसको, डाईएजोट्रॉफ्स बोलते हैं इसे, जो फिक्स करते हैं ना, डाईएजोट्रॉफ्स भी बोलते हैं उनको। यहाँ पे नाइट्रोजन के मैंने ट्रिपल बॉन्ड हमें नाइट्रोजिनस एंजाइम के बीच में क्या होता है हमारा NH3 हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाते हैं हमारा, तो NH3 के फॉर्मूला अमोनिया के आयंस में रूप में बदल जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग हो सकते हैं या सिम्बायोटिक नेचर में हमें देखने को, तो दोनों तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं फ्री लिविंग भी है एनवायरनमेंट में या किसी के साथ सिम्बायोटिक नेचर में भी हमें देखने को मिलते हैं हमारे। कैसे, कुछ एग्जाम्पल देखते हो, और ये एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछे गए हमारे। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग कैसे होते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं हमारे, एरोबिक फ्री लिविंग में एरोबिक याद रखिएगा। कौन से होते हैं, एजोटोबैक्टर और बेजलनेकिया, दोनों एग्जांपल है फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में। ऐसे रोडोस्पाइरलम की बात करें, ये क्या हमारा एन एरोबिक है, एन बैसिलस फ्री लिविंग के रूप में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे याद रखिए एनारोबिक है और एरोबिक दोनों यहाँ पे चेंज हो गए। इसके अलावा की बात करते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि एनाबीना एंड नोस्टॉक के बाद ये क्या होता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर है। ये होते तो फ्री लिविंग है, पर जब इनको फॉर्मेशन करना हो तो सिम्बायोटिक फॉर्म में ये फॉर्मेशन करते हैं हमारा। यहाँ पे किस प्रकार से इसको देखते हैं, जैसे सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर के बारे में बात करते हैं हमारा। जो राइजोबियम एंड लेग्यूम्स सिम्बायोटिक रिलेशंस के बारे में आपको पता ही है यहाँ पे कि नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे लेग्यूम्स प्लांट्स के अंदर। यहाँ पे जैसे कि स्पीसीज की बात करते हैं, द रोड शेप्ड, इसके हमारा राइजोबियम हैज सच रिलेशनशिप विद द रूट ऑफ द सेवरल लेग्यूम्स सच एज अल्फा प्लांट के अंदर है ना, स्वीट क्लोवर के अंदर, स्वीट पी के अंदर, लिटेंसिल्स के अंदर, गार्डन पी के अंदर, ब्रॉड बीन्स के अंदर, क्लोवर बीन्स के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल है जिनके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशंस के रूप में राइजोबियम क्या रहता है, उनकी रूट में रहता है, नोड्यूल बना के रहता है। यहाँ पे देखें, दीज नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ द रूट्स। जब कभी इन प्लांट्स को निकालोगे तो उनकी रूट पर छोटे छोटे दानेदार आपको चीजें दिखाई देंगी, जिन्हें क्या कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं, और यही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है हमारे। राइजोबियम एंड फ्रैंक्लिया आर द फ्री लिविंग इन द सोइल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्री लिविंग है बट सिम्बायोइड्स के रूप में, सिम्बायोसिस के रूप में काम करती है। कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन का फिक्स करें तब ये एज ए सिम्बायोसिक रिलेशनशिप शो करती है हमारा। फ्रैंक्लिया प्रोड्यूस रूट नोड्यूल्स इन लॉन्ग लेग्यूमिनस प्लांट, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा हमारा राइजोबियम किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जब पूछा जाएगा तब राइजोबियम, और जब नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर पूछा जाए आपको तो आपको क्या याद रखना, जैसे कि फ्रैंकनियस में अल्नस नाम की अपने एग्जांपल इसमें देख सकते हैं उसमें यहाँ पे। अब बात करते हैं नोड्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे हमें देखने को मिलता है, तो स्टेज इन द नोड्यूल फॉर्मेशन की बात करते हैं। राइजोबिया मल्टीप्लाई एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग द रूट एंड गेट अटैच टू द एपिडर्मल एंड द रूट हेयर सेल्स, है ना। यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम भी एनसीईआरटी ने दिया है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है आपको देखो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। सबसे पहले जो रूट्स होती हैं उन रूट्स के आसपास इन बैक्टीरिया कॉलोनाइज कर जाते हैं, फिर रूट के अंदर क्या होता है, उसके एपिडर्मिस को इन्वेडेट करते हैं, अंदर की तरफ चले जाते हैं। इन्वेडेट करने से वहाँ पे क्या होता है, जो उसके रूट की जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या कर्ल हो जाते हैं, और सीधा सीधा ये इन्वेट करते 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 कोर्टेक्स तक चलते हैं, तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और कोर्टेक्स में जाके फिर ये ग्रोथ करना शुरू करते हैं, सेल का डिवीजन स्टार्ट करवाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं आगे लाइन्स हमारी क्या कहती है, हमारी द रूट हेयर क्या होती है, उसके बाद जैसे इन्वेडिंग रूट है क्या कर्ल कर जाएगी, मुड़ जाती है हमारे, एंड बैक्टीरिया इन्वेडेड द रूट हेयर के अंदर चले जाते हैं हमारा, एंड इन्फेक्शंस थ्रेड is produced carrying the bacteria into the cortex of the root region तक पहुंचा देते हैं उनको हमारा, where they initiate the nodule formation, the cortex of the roots के अंदर क्या होता है, nodule formation करते हैं। किस तरह से होता है हमारा, the bacteria are released into the thread, जो thread बना मतलब जो invading root था हमारा उससे रिलीज होता है into the cells के अंदर चला जाता है, and lead to the differentiation, उस cortex के अंदर क्या डिफरेंशिएशन करवाता है, जिससे स्पेशलाइज सेल्स बनती है जिन्हें नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स कहते हैं। वहाँ पे cortex में स्पेशल
स्पेशल सेल्स का फॉर्मेशन कराते हैं जिन्हें बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, हम इसको कह देते हैं हमारे। इस नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स जो होती हैं यहाँ पे दीज नोड्यूल जो होती हैं एस्टाब्लिश ए डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट के साथ क्या डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन, तो वहाँ से न्यूट्रिशन लेते रहेंगे हमारा होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए, तो न्यूट्रिएंट के लिए एक्सचेंज में इनको मिलता रहेगा। यहाँ पे इस चीज़ से फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे नोड्यूल कंटेन एंजाइम्स, कौन सा होता है नोड्यूल एंजाइम करता है कौन सा हमारा नाइट्रोजिनेस एंड लैग हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजिनस एंजाइम क्या होता है हमारा, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है स्पेशल जीन होती है निफ जीन ही यहाँ पे नाइट्रोजिनस एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होती है। साथ में क्या बनता है लैग हीमोग्लोबिन का भी फॉर्मेशन बनता है। यहाँ पे लैग हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लैग हीमोग्लोबिन के नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे याद रखिए, क्योंकि नाइट्रोजिनस एंजाइम क्या होता है ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में ही काम करेगा, और ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट करने का काम किसका होता है लैग हीमोग्लोबिन का यहाँ पे रोल होता है हमारा। देखते हैं डायग्राम को, पहले यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सोयाबीन प्लांट के अंदर नोडुल कैसा होता है, ये सोइल है, ये रूट एयर बने हुए हैं, अब ये इसके आसपास बैक्टीरिया का कोलोनाइजेशन हुआ, जैसे बैक्टीरिया इसके अंदर रूट एयर के अंदर एंटर किया तो क्या कर्ल यहाँ पे बन गया हमारा, फिर ये इन्फेक्शन थ्रेड पहुंचता चला गया सीधा कॉर्टेक्स में चला गया, तो ये क्या होगा एक कॉर्टेक्स एक थ्रेड बन गया, पैसेज बन गया पूरा, और जहाँ पे जो कॉर्टेक्स में पहुंचा तो यहाँ पे क्या होगा डिफ्रेंशिएशन कराएगा, डिफ्रेंशिएशन कराने से क्या होगा स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल्स बन जाएंगी, जो कि क्या होगा एक लंप के रूप में होगा, एक नोड्यूल के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसका फिक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखते हैं आगे क्या स्टेप्स हमारा, जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है उसके अंदर एक इसे क्या होता है मोबिडिनम आयरन प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंड कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए मोबिडिनम एफई प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। एट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशंस के रूप में देखने को मिलता है हमारा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में फर्स्ट स्टेप जो बनेगा वो क्या होता है हमारा अमोनिया के फॉर्म में हमेशा देखने को मिलता है हमारा। यहाँ पे दिस एंजाइम जो बात करें नाइट्रोजिनस इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा एंड इज रिक्वायर्ड एनारोबिक कंडीशन। नाइट्रोजिनस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए एनारोबिक कंडीशंस यहाँ पे चाहिए हमारा। इस एनारोबिक कंडीशन को बनाने का काम क्या करता है लैग हीमोग्लोबिन करता है। द प्रोटेक्ट दीज एंजाइम द नोड्यूल कंटेन ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स, कौन सा होता है हमारा लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो लैग हीमोग्लोबिन क्या करती है हमारी सिमिलर टू हमारे हीमोग्लोबिन के जैसे ही हमारा ये प्रोसेस होता है, और क्या होता है जो फ्री ऑक्सीजन है उसको क्या करेगी अपने साथ क्या करेगी बाउंड कर लेती है बांध लेती है हमारा, तो फ्री ऑक्सीजन वहां पे नोड्यूल के अंदर नहीं रहती है इस कंडीशन में। इसके जैसे क्या होता है कन्वर्जन होता है, इससे क्या होता है ये कलर का क्या होता है हमारा रेड या पिंकिश कलर का होता है। तो नोड्यूल का कलर क्या होता है हमारा रेड या पिंक कलर का दिखाई देता है। ये किसकी वजह से है लैग हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही वो रेड या पिंक कलर की नोड्यूल हमें दिखाई देती है। यहाँ पे राइजोबियम एंड फ्रैंकलिया माइक्रोब्स लिव एज एरोब्स अंडर द फ्री लिविंग कंडीशन। फ्री लिविंग में कैसे हमारे एरोब्स है हमारे है ना एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेसिंग इवेंट जब करने जाएंगे जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जाएंगे दे बिकम एन एरोबिक हमारे होते हैं टू प्रोटेक्ट द नाइट्रोजिनस एंजाइम को देखें तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है अब याद रखिएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इज फुलफिल बाय द कौन होगा प्लांट होस्ट प्लांट के द्वारा जो भी एनर्जी होती है वो उसको देते रहेंगे उसको। यहाँ पे 8 ATP इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 1 अमोनिया मॉलिक्यूल, यानी एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है 8 ATP, पर एट ए टाइम बनते कितने 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि यहाँ पे कितने होंगे टोटल 16 ATP का खर्चा हमें देखने को मिलेगा हमारा। एट फिजियोलॉजिकल pH की बात करें द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द अमोनियन आइंस के रूप में यहाँ पे कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है हमारा, यानी यूज उसके हमें देखने में। मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमिलेट नाइट्रेट एट वेल एज अमोनियन आइन, दोनों का ही क्या करते हैं हमारा यूज करते हैं यहाँ पे। अमोनियन आइंस आर द टॉक्सिक टू द प्लांट एंड कैन नॉट एक्यूमुलेटेड इन द प्लांट। तो यहाँ पे क्या उसका एक्यूमुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक ही होती है हमेशा मेटाबॉलिक। सो अमोनियन आयन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अमोनिया अमीनो एसिड्स इन द प्लांट, और इस अमोनियन आयंस को किसके लिए यूज कर लिया जाता है हमारा अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन के लिए यूज कर लिया जाता है हमारा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है किस प्रकार से बनता है नाइट्रोजन बने 8 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट 8 HN बने 16 ATP का रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे कितना 2 अमोनियन आयन बने। यहाँ पे क्या बताया हमारा एक अमोनियन आयन के लिए एक अमोनिया के लिए कितना होता है 8 ATP हम कह सकते हैं। यहाँ पे H2 बने 16 ADP बना, यानी कि एनर्जी का कन्वर्जन हुआ 16 फॉस्फेट्स बने। तो ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा
कि कितने एटीपी खर्च होते हैं अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए 16 एटीपी, एक के लिए 8 एटीपी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी सीक्वेंस को समझाया गया हमारा। ये एंजाइम नाइट्रोजिनेज है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको उन्होंने बॉन्ड किया, दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है हमारा नाइट्रोजन के बीच में। ये बाइंडिंग टू द सबस्ट्रेट होता है, इसका रिडक्शन होगा तो एक बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, एक एक एच बन गए यहाँ पे, ठीक है हमारा। देखिए फिर यहाँ पे दूसरा बॉन्ड तो 2 एच जुड़ गए हमारा, फिर बॉन्ड टूट गए तो एक नाइट्रोजन के अंदर 3 एच जुड़ गए हमारे। इस प्रकार से क्या होंगे, 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल अलग हो गए और नाइट्रोजिनस एंजाइम अलग हो गया, और इस प्रकार 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो इसको आप अच्छी तरीके से एक बार हाथ से बनाइएगा तो आपको चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी यहाँ पे। There are 2 main way in which दिस कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पे 2 वे हमें देंगे जिसके द्वारा इनका टेकिंग प्लेस होता है हमारा। फर्स्ट हमारा होता है रिडक्टिव एमिनेशन प्रोसेस के द्वारा, जो अमोनिया बना उनका फॉर्मेशन कैसा हो रहा है तो वो हमें देखने को मिलता है कैसे अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन, तो उसके 2 प्लेस हमें देखने को मिलते हैं हमारा। पहला रिडक्टिव एमिनेशन प्रोसेस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस अमोनिया जो होता है रिएक्ट करता है किससे, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से, एंड फ्रॉम द ग्लूटामिक एसिड्स का फॉर्मेशन कर देगा। एंड द एंजाइम फॉर दिस रिएक्शन इज कौन सा होता है हमारा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो अमोनिया बना उसने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, ग्लूटामिक एसिड बनाया, और इसके लिए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ देख लीजिए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमोनियम आयन के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे एनर्जी के रूप में क्या होगा, NADPH बना हमारा। NADPH हमारे क्या होंगे, हमारे हाइड्रोजन कैरियर के रूप में भी काम करते हैं हमारा। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज है, ग्लूटामिक एसिड बना है, यानी ग्लूटामेट भी कह सकते हैं, वाटर बना, और NADP में कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। दूसरा होता है ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम 1 एमिनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ द कीटो एसिड्स के अंदर ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। ग्लूटामिक एसिड इज द मेन एमिनो एसिड होता है फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ एमीन ग्रुप जो होता है NH2 द एमिनो ग्रुप टेक प्लेस एंड अनदर एमिनो एसिड आर फॉर्म्ड, फॉर्मेशन होता है थ्रू ट्रांस एमिनेशन। तो ग्रुप का ट्रांस एमिनेशन, यानी ग्रुप हमें एंजाइम की कैटेगरी हमने पढ़ी थी हमारा। द एंजाइम ट्रांस एमिनेज क्या करता है, कैटेलाइज द सच रिएक्शंस को करता है। तो ट्रांस एमिनेज क्या होता है, ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। तो ये एमिनो डोनर देखिए, आप देख सकते हैं हमारा NH3 हमारा, ये एमिनो एक्सेप्टर है हम देख सकते हैं। तो दोनों के अंदर क्या हुआ, इस ग्रुप का ट्रांसफर हो गया। तो ये यहाँ देखते हैं, यहाँ से O इधर चले गया, यहाँ से NH3 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिल गया, यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे सीधा सा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांस एमिनेज एंजाइम ने इनको क्या हुआ, ग्रुप को ट्रांसफर करवा दिया यहाँ पे इस तरीके से। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। ये एमाइड्स क्या होते हैं, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। यहाँ पे 2 एमाइड्स का होता है। फाउंड इन द प्लांट्स आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्रोटीन के रूप में इनका यूज किया जाता है हमारा। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 एमिनो एसिड से बनते हैं। नेमली किससे होता है, एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जिन बनेगा और ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिन का फॉर्मेशन रेस्पेक्टिवली। द एडिशन द अनदर एमिनो ग्रुप टू ईच, और इसमें क्या होता है, एक अनदर एमिनो ग्रुप का एक्स्ट्रा एमिनो ग्रुप का एडिंग और हुई है यहाँ पे। इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड, हाइड्रोक्सिल पार्ट था है ना, वो किससे रिप्लेस कर दिया, अनदर NH2 रेडिकल से हमारा रिप्लेस कर दिया, यानी अनदर एक NH2 ग्रुप इसमें जोड़ दिया गया हमारा ट्रांस एमिनेज के द्वारा। तो एमाइड्स कंटेन जो ये जो बनते हैं हमारे क्या करते हैं, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन क्या है, ये हमारे एमाइड्स। और जो एमाइड क्या होता है, कंटेन मोर नाइट्रोजन देन द एमिनो एसिड्स की तुलना में क्या होता है, ज्यादा नाइट्रोजन के अंदर प्रेजेंट होती है। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वाया जाइलम वेसल्स के द्वारा इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है हमारा। तो यहाँ पे एमिन भी बन गया हमारा और एक्स्ट्रा नाइट्रोजन भी वहाँ पे ऐड कर दी गई थी हमारा। द नोड्यूल ऑफ द सम प्लांट्स के अंदर बात, जैसे कि सोयाबीन्स के अंदर बात करें तो एक्सपोर्ट इज फिक्स्ड एज ए, नाइट्रोजन का फिक्सन वो किसका होता है, यूराइड्स के रूप में होता है। तो जो सोयाबीन के अंदर मतलब यूराइड्स प्रेजेंट है और अदर जो प्लांट्स है वहाँ पे क्या होता है, एमाइड्स के रूप में ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन से हमें देखने को मिलता है। दीज कंपाउंड्स आल्सो हैव पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू द कार्बन रेशियो की तुलना में हमें ज़्यादा नाइट्रोजन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है और प्लांट्स इसका यूज कर लेता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो हमने इस चैप्टर की एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की गई है आपको। तो आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो मेरे चैनल बायोस्कोर पर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और बायोस्कोर चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।